नमस्कार, जय हिंद, स्वागतम साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समदर्शी एडू इंडिविजन पे। दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की, भारत का फ्रीडम स्ट्रगल। और इस क्रम में हम लोगों ने 1905 का बंगाल विभाजन देख लिया। यह जो बंगाल विभाजन हुआ, यह क्यों हुआ, बंगाल विभाजन क्यों हुआ और फिर इसके क्या क्या परिणाम हुए। इसका यह जो आंदोलन था, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, यह राष्ट्र के किन किन क्षेत्रों में फैला और इस आंदोलन ने अपनी क्या भूमिका निभाई, इस आंदोलन का अपना क्या महत्व रहा, इस आंदोलन ने लोगों को किस तरह से जागरूक किया, संगठित किया, राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब जब बात आती है कांग्रेस में, आपने देखा कि जब बंगाल विभाजन की हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहाँ हम लोग नरमपंथी और गरमपंथियों की चर्चा कर रहे थे। तो चूंकि नरमपंथी को तो आप जान रहे हैं कि नरमपंथी का जो काल था वह 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल था वह नरमपंथियों का काल था। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब 20 वर्षों से लगातार कांग्रेस जो है वह नरमपंथियों के हाथ में रही, तो फिर यह गरमपंथी जो है वह किस तरह से राजनीतिक इनका उभार होता है, गरमपंथी का अस्तित्व क्यों हुआ, यह जो गरमपंथी ताकत थी इन्होंने क्यों जन्म लिया, इसके पीछे के क्या कारण थे। तो आज पहले हम लोग उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सूरत कांग्रेस का जो सूरत विभाजन है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस में फूट पड़ता है, कांग्रेस दो भाग में बंट जाता है, कांग्रेस की शक्ति बंट जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, फिर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि यह जो गरमपंथी हैं, गरमपंथी, इनका उदय क्यों हुआ, गरमपंथी का उदय क्यों हुआ, आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिन कारणों ने गरमपंथियों का उभार सुनिश्चित किया, गरमपंथियों का उदय जो है, गरमपंथियों का जन्म सुनिश्चित किया, ऐसे कौन से कारण थे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम नरमपंथियों के आंदोलन का प्रारूप देखते हैं, नरमपंथियों के कार्य योजना को देखते हैं, नरमपंथी किस तरीके से काम कर रहे थे, तो नरमपंथियों के काम करने का तरीका क्या था। तो नरमपंथियों के काम करने का तरीका था अनुनय विनय, अनुनय विनय। इन दो तरीकों से नरमपंथी जो है वह काम कर रहे थे और अंग्रेज जो है वह इस अनुनय विनय को जनरली नहीं ही मान रहे थे। इस अनुनय विनय पर जनरली अंग्रेजों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया तो यह जो 20 वर्ष का समय होता है, एक राजनीतिक रूप से एक लंबा समय होता है, एक लंबा वक्त होता है, और जहां पर कि सारे लोग राजनीतिक रूप से जागृत हो तो वहां पर फिर इस चीज के लिए विरोध पैदा हो ही जाता है, विरोध जन्म ले ही लेता है। तो इस अनुनय विनय पर चूंकि अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, तो एक वर्ग जो कि राजनीतिक रूप से जागृत है, कांग्रेस का सदस्य है, तो धीरे धीरे उस वर्गों में इसके प्रति रोष, क्रोध उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। उनको लगने लगा कि यह जो हमारा अनुनय विनय का रास्ता है यह सही रास्ता नहीं है, चूंकि अंग्रेज जो है इस पर अब ध्यान नहीं दे रहा है, तब हमको इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, इसके लिए अब हमको दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ेगा। और फिर इनको ऐसा भी प्रतीत होने लगा कि अब भारत के लिए जो मतलब है, भारत के लिए अब जो महत्व का चीज रख रहा है, वह महत्व का चीज क्या है, तो वह स्वशासन है। हालांकि अभी तक पूर्ण स्वराज की बात नहीं आई थी, अभी तक बात चल रही थी किसकी, तो स्वशासन की, कि अब भारत को स्वशासन मिलना चाहिए, तभी भारत की तरक्की हो सकती है, तभी भारत की प्रगति हो सकती है, भारत में जो गरीबी उत्पन्न हो गई है उसका निपटारा स्वशासन से ही हो सकता है। ये एक कारण था जिस कारण ने क्या किया कि गरमपंथियों का उदय करवाया। फिर अब देखते हैं कि इसी समय आप देखिएगा कि ब्रिटिशर्स ने अपने नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन किए। जैसे आप देखते हैं कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत ही विवादास्पद प्रेस एक्ट, जिसके आधार पर कि किसी भी भारतीय पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था, किसी भी प्रेस को जो है वह इमीडिएट बंद किया जा सकता था। तो इस प्रेस एक्ट ने भी लोगों को उद्वेलित करने का काम किया। फिर आप देखते हैं 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम, इस अधिनियम ने भी लोगों को भड़काने का काम किया।
खास करके ये जो गरमपंथी ताकत का उदय हो रहा है कांग्रेस के अंदर, उस गरमपंथी ताकत को भड़काने में इस विश्वविद्यालय अधिनियम ने अपनी महती भूमिका निभाई। फिर इसी समय 1904 में ही आ जाता है आपका इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। इस एक्ट ने भी लोगों को भड़काने का काम किया। और आप देखते हैं 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 में जो बंगाल विभाजन हो गया, तो इस बंगाल विभाजन ने भी लोगों को भड़काने का काम कर दिया। इस बंगाल विभाजन के कारण लोग भड़क गए। अब जब लोग भड़क गए तो फिर एक नए पंथ का उदय हो गया, जिसको कि हम लोग गरमपंथी कहते हैं, जिसको हम लोग उग्रवादी विचारधारा कहते हैं। और उस विचारधारा ने अब कांग्रेस को अपने अंदर समेटना शुरू किया। कांग्रेस की ताकत को अब स्वयं अपने अंदर लाना प्रारंभ किया, ताकि अब देश को जो है आजादी का एक युद्ध बजाया जा सके, देश में आजादी के युद्ध का बिगुल फूंका जा सके, ताकि भारत में आजादी सुनिश्चित की जा सके। ये दूसरा कारण था। फिर आप देखते हैं कि इस वक्त भारत में अकालों का जो बारंबारता है वह बढ़ गया है। चूंकि ये जो ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियां थी, तो उन नीतियों ने, और फिर दूसरी चीज कि आपके जो कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, और फिर कृषि के वाणिज्यीकरण के बाद भारत में खाद्यान्न का संकट ऐसे भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि भारत से अब कच्चा माल उपजा करके ब्रिटेन भेजा जाने लगा। फिर आप देखते हैं कि जर्मनी में इसी समय डाई का आविष्कार हो गया, तो अब नील का खेती जो है वह प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन फिर भी यूरोपीय जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो भारतीयों से नील की खेती करवा रहे हैं। तो इन सब वजहों से भारत में इस वक्त जो है वह अकाल की बारंबारता होने लगी। और 1896 से लेकर के 1900 का जो काल है वह एक भीषण अकाल का काल है। 1896 से लेकर के 1900 का जो काल है, यह भीषण अकाल का काल है। इस अकाल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, लोगों को खाने को अनाज नहीं मिल रहा है। और आप देखते हैं कि इसी समय 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। आपको पता है कि 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। तो 1903 में दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें कि बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। किस लिए भाई? तो दिखावा पर। चूंकि दिल्ली को सजाया जाता है, बहुत सारे बिना मतलब के खर्च किए जाते हैं, ताकि दिखावा किया जा सके, आडंबर किया जा सके। तो इस कारण ने भी गरमपंथियों को भड़काने का काम किया। गरमपंथियों के उदय के लिए यह भी एक कारण है। चूंकि भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, खाद्यान्न की कमी है, और ब्रिटिश सरकार जो है वह दिल्ली दरबार के नाम पर पैसे का मिसयूज कर रही है, सिर्फ दिखावा के लिए धन खर्च कर रही है। जबकि अगर ब्रिटिश सरकार चाहती तो उस धन को भारतीयों के अनाज पर खर्च किया जा सकता था, जिससे कि भारत में जो इतनी सारी मौतें हुई थी उनको कम किया जा सके। लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया। फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो नेता थे उनको इसी समय झूठे सच्चे मुकदमे में फंसा करके, राजद्रोह का मुकदमा चला करके उनको जेल भेज दिया गया। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख नाम जो भर करके आता है वो आता है बाल गंगाधर तिलक का। तिलक महाराज को मांडले जेल भेज दिया गया, जहाँ की वो 6 साल रहते हैं। 1914 में वापस आते हैं और फिर से अपने राजनीतिक करियर को शुरू करते हैं। तो इन सारी चीजों ने मिल करके क्या किया कि एक नई शक्ति को उभार दे दिया, एक नई शक्ति को जन्म दे दिया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है गरमपंथी का। अब उनका यह मानना हो गया कि अभी तक जो हम अनुनय विनय से काम कर रहे थे, तो अब इस अनुनय विनय से हमको स्वशासन नहीं मिलेगा, अनुनय विनय से हमको स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज हमको कैसे मिलेगा? तो यह मिलेगा संघर्ष करने से। अब इनके दिमाग में यह बात पूरी तरह से फिट हो गई, पूरी तरह से बैठ गई कि अब बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब जो भी मिलेगा हमको संघर्ष से मिलेगा, अनुनय विनय से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से जो है एक नए ताकत का जन्म हो जाता है, एक नए विचारधारा का जन्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि जब इस नई ताकत का जन्म हो गया, अब जब गरमपंथियों का उदय हो गया, तो आखिर गरमपंथियों की विचारधारा क्या थी? गरमपंथियों की जो कार्य प्रणाली थी, जो कार्य पद्धति थी, वह किस तरह से थी? तो
अब गरमपंथी जो है वह इस बात पे यकीन करते थे कि ब्रिटिश शासन जो है वह घृणा करने योग्य है। अंग्रेजों को भारत से जितनी जल्दी हो सके भगा देना चाहिए। इनका मानना था कि भारतीयों की जो मुक्ति है वह स्वयं के प्रयास से होगी, अंग्रेजों के कृपा से नहीं। अंग्रेजों की कृपा कहने का मतलब, चूंकि जो नरमपंथी है वो तो अनुनय विनय में बिलीव करते हैं। वो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटेन के शासक हैं, वह बड़े ही दयालु हैं। अगर उनको भारत की वास्तविक स्थिति पता चल जाए, अगर उनको भारत की सही स्थिति बताई जाए तो वह भारत के हक के लिए फैसला लेंगे, बड़े ही दयालु है। लेकिन अब गरमपंथियों का ऐसा मानना हो गया कि भारत को जो कुछ भी मिलेगा वह अपने स्वयं के प्रयास से ही मिलेगा, अंग्रेजों के कृपा से हमें कुछ नहीं मिलने जा रहा है। अंग्रेज हम पर कभी भी कोई भी ऐसा कार्य हमारे लिए नहीं करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद हो। इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर के रहूंगा। ठीक है। फिर जब गरमपंथी इस आंदोलन को, बंगाल विभाजन आंदोलन को जब पूरे राष्ट्र में फैलाना चाह रहे थे, उनका मानना था कि अब भारतीय जनमानस जो है वह आंदोलन के लिए तैयार हो गया है। भारत के लोग जो है अब राजनीतिक तौर पर इतने जागृत हो गए हैं कि अब वह भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ सके। तो यही सही समय है कि अब भारत की आजादी का बिगुल बजा देना चाहिए, भारत की आजादी के लिए संघर्ष छेड़ देना चाहिए, ताकि भारत को जल्दी से जल्दी आजादी मिल जाए। लेकिन नरमपंथी ऐसा सोचते थे कि अभी कांग्रेस जो है इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि वह ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जाकर के कोई निर्णय ले, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जाकर के कोई आंदोलन चलाए, क्योंकि सरकार जो है वह तुरंत ही ऐसे आंदोलन को कुचल देगी। लेकिन गरमपंथी इस बात को नहीं मानते थे। उन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने आंदोलन किया और फिर लोगों को स्वदेशी चीजों के प्रति जागृत करने के लिए आपने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया, फिर बहुत सारे और संगठन बनाए गए, लोगों को एक ऑप्शन दिया गया कि आप विदेशी चीजों को छोड़ें और फिर स्वदेशी चीजों को अपनाएं। ये लोग जो हैं वह प्रार्थना पत्र या फिर संस्मरण, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि इस तरह के भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा मांगने से अंग्रेज जो है वह भारतीयों को कुछ नहीं देने वाले हैं। अब ये लोग जो है हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन, इस तरह की चीजों में ज्यादा बिलीव करने लगे। अब ये लोग आम जनमानस को अपने आंदोलन में सम्मिलित करने का प्रयास करने लगे, ताकि आम जनमानस जो है वह इस आंदोलन में आए। अभी तक जो नरमपंथी थे वो कोई आंदोलन नहीं चला रहे थे। वो क्या करते थे, अंग्रेजों को पत्र लिखते थे, अनुनय पत्र लिखते थे, संस्मरण लिखते थे, ताकि आप हमको कुछ दे दीजिए। तो इसमें कहीं से भी आम जनमानस की कोई भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन गरमपंथियों ने क्या किया कि इन सारे नियमों को त्याग दिया और फिर आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने हड़ताल किया। तो इस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली में एक नई विचारधारा, एक नए तरह के कार्यप्रणाली का जन्म हुआ, एक नए तरह के इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो गया, जिसने क्या किया कि भारत की आजादी में अपनी महती भूमिका निभाई। बाद के समय में देखते हैं कि इसी हड़ताल, प्रदर्शन, विरोध, इसी सब तरीके से महात्मा गांधी ने भारत की जनता को एकजुट किया, भारत की जनता को एक साथ लाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए और उसके साथ साथ भारत की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कि किस तरह से गरमपंथियों का भारतीय राजनीति में उदय होता है। अब देखिए, जब गरमपंथियों का भारतीय राजनीति में उदय हो गया तो आपने देखा, अब जरा सा बंगाल विभाजन को याद करिए कि जब बंगाल विभाजन हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ तो फिर आपने देखा कि जो उदारवादी हैं वो क्या चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, इसके बाहर क्यों ले जाना है इस विद्रोह, इस आंदोलन को, चूंकि यह बंगाल का आंदोलन है। लेकिन जो गरमपंथी थे वो चाहते थे कि यह जो है संपूर्ण राष्ट्र में फैले, वो इसे
संपूर्ण राष्ट्र में ले जाना चाहते थे ताकि इसको संपूर्ण राष्ट्र का सहयोग प्राप्त हो सके। और आप देखते हैं कि गरमपंथी जो है वह बहुत हद तक इसमें सफल भी हुए। इस समय गरमपंथियों के जो नेता थे, जो महत्वपूर्ण नेता थे, वो कौन थे? तो वो थे अरविंद घोष और तिलक महाराज, बाल गंगाधर तिलक। और जो नरमपंथियों के महत्वपूर्ण नेता थे वो कौन थे? तो वो थे फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हालांकि और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण नेता थे वो ये लोग थे। तो अब चूंकि जो नरमपंथी है वो सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते हैं और जो गरमपंथी है वह पूरे राष्ट्र में इस आंदोलन को फैलाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, अंग्रेजों ने कुछ इस तरह से ट्रैप करने का प्रयास किया इस कांग्रेस को, जिसको कि ना तो गरमपंथी समझ पाए ना ही नरमपंथी समझ पाए। जैसे कांग्रेस की ताकत कब तक थी? जब तक कि दोनों साथ में मिलकर के रहते, साथ में मिलकर के लड़ते। लेकिन इन दोनों ने क्या किया कि अंग्रेजों की नीतियों को समझने में इन दोनों गुटों से गलती हो गई। जब इन दोनों गुटों से गलती हो गई तो इसी का जो नतीजा होता है वह क्या हुआ? तो वह हो गया कांग्रेस का विभाजन। देखिए इस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि 1907 में एक नई नीति बनाई। 1907 में आपको पता होगा कि जो भारत के सचिव थे वो कौन थे? तो मार्ले थे। और इस मार्ले महोदय ने क्या किया कि अभी तक ये लोग जो नरमपंथी थे उनको बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे, उनको दुत्कार रहे थे। लेकिन मार्ले ने क्या किया, 1907 ईस्वी में एक नई नीति बनाई कि अब जो नरमपंथी है उनको साथ लो। अब जब नरमपंथी को अपने साथ ले लो और नरमपंथी गरमपंथी का साथ दे नहीं रहे हैं तो क्या होगा कि अब चूंकि नरमपंथी गरमपंथी से अलग हो गए तो अब गरमपंथियों का दमन जो है वो आसान हो जाएगा। और जब एक बार गरमपंथी का दमन हो गया, गरमपंथियों को रोक दिया गया, तो फिर नरमपंथी तो अंग्रेजों की नजर में उनकी कोई औकात ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं। आज तक उनको भाव नहीं दिया तो आगे भी नहीं देंगे, उनको हटाना और ज्यादा आसान है। अब इस नीति को दोनों में से कोई नहीं समझ पाए और इस यही वजह है कि दोनों के नहीं समझने की वजह से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस में फूट पड़नी प्रारंभ हो जाती है। यह जो फूट है, यह फूट 1906 ईस्वी में ही स्पष्ट रूप से दिखनी शुरू हो जाती है। 1906 ईस्वी में ही यह फूट स्पष्ट रूप से दिखनी शुरू हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि 1906 ईस्वी में ही कांग्रेस जो है वह टूट जाएगा, कांग्रेस जो है वह बट जाएगा। क्यों? अध्यक्ष के सवाल पर। लेकिन इस वक्त लोगों ने थोड़ी समझदारी से काम लिया और उस समझदारी के क्रम में उन्होंने क्या किया कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वह किसको बना दिया? तो कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और यह जो अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। अब जब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए कलकत्ता अधिवेशन में, और चूंकि दादा भाई नौरोजी की जो रिस्पेक्ट है, दादा भाई नौरोजी का जो इज्जत है, वह गरमपंथी और नरमपंथी दोनों ही करते थे, तो इस वजह से कलकत्ता अधिवेशन में यानी 1906 अधिवेशन में जो विभाजन होने की संभावना थी वह संभावना टल जाती है। अब जब टल जाती है तो यहाँ पर क्या हुआ, गरमपंथियों ने, आपको पता है बंगाल विभाजन ने बताया था मैंने कि यहाँ पर 4 तरह के प्रस्ताव पारित करवा लिए गए, जिसमें क्या क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन था, इसमें और क्या था? तो बहिष्कार था, इसमें क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा थी, और इसमें क्या था? तो स्वशासन था। अब जब ये 4 तरह के जो चीज है, जो प्रस्ताव है, वो पारित करवा लिए गए, तो गरमपंथियों को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा मैदान मार लिया, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन नरमपंथी जो है वह इस चीज से संतुष्ट नहीं थे। अब नरमपंथियों को लग रहा था कि ये जो गरमपंथी है ये शायद हमसे कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो छीनने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो गरमपंथियों के द्वारा।
और नरमपंथी इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं थे कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह नरमपंथियों के हाथ से निकल करके गरमपंथियों के हाथ में चला जाए। इस वजह से नरमपंथी अपना अलग प्रयास कर रहे हैं और गरमपंथी अपना अलग प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास आते आते जो है 1907 आ गया। अब जब 1907 प्रारंभ होता है और 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ होता है। और यह अधिवेशन कहाँ प्रारंभ होता है? यह अधिवेशन प्रारंभ होता है सूरत में। और इस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं रास बिहारी घोष। इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी घोष। अब जब यह अधिवेशन प्रारंभ होता है तो इस अधिवेशन में जो गरमपंथी थे वो गरमपंथी भी अपना कमर कस करके आए हुए थे कि इस अधिवेशन में हमको क्या करना है। और नरमपंथी का चूंकि अपना ही अध्यक्ष था रास बिहारी घोष, तो वो लोग आश्वस्त थे। अब इसी समय कहीं से यह अफवाह गरमपंथियों के बीच फैल गई कि नरमपंथी वो जो 4 जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा उसको वापस लेने के फिराक में है, उसको वापस लेने की कोशिश में है। अब दोनों दल जो है, दोनों गुट जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचा हुआ था। अब जब पूरी तैयारी के साथ पहुंचा हुआ था तो जैसे ही अधिवेशन प्रारंभ होता है, इस वक्त जो अधिवेशन में कुल 1600 लोगों ने भाग लिया था और 1600 लोग अपनी अपनी जगह से खड़े होकर कुर्सी चलाना प्रारंभ कर देते हैं, एक दूसरे पर कुर्सी फेंकना, मारपीट करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे आज आप देखते हैं संसद भवन में या विधानसभा में कुर्सियां फेंकी जाती है, एक दूसरे पर जूते चप्पल फेंके जाते हैं, तो उसकी शुरुआत 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में होती है। यहीं पर क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने एक जूता चलाया और वह जूता पहले तो जाकर के फिरोज शाह मेहता को लगा और फिर वह जाकर के सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लग गया। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के बंगाल के कद्दावर नेता, फिरोज शाह मेहता बंबई में कांग्रेस के कद्दावर नेता, और इन दोनों को जूता लगना मतलब अब कांग्रेस एक साथ नहीं रह सकती है। मामला कुछ इस तरह का हो गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस आया और फिर पुलिस ने सभागार को, उस अधिवेशन हॉल को खाली करवाया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। और इसी के साथ कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस में फूट पड़ गया। और इस घटना के बाद मिंटो ने मार्ले को लिखा, मिंटो जो भारत के वायसराय थे और मार्ले जो भारत के सचिव थे, तो मिंटो ने मार्ले को लिखा कि सूरत में जो कुछ भी हुआ, सूरत में जो कांग्रेस का पतन हुआ, यह ब्रिटिश एम्पायर की बहुत बड़ी जीत है, यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। अब जब यह विभाजन हो गया तो इससे जो बड़े बड़े नेता थे उन लोगों को समझ में आ गया कि यह एक तरह से खुद के ऊपर खुद को मतलब अपना पैर जो है वह कुल्हाड़ी पर मारने वाला काम कांग्रेस के द्वारा हो चुका है। कोई भी बड़े नेता, कद्दावर नेता इस चीज से खुश नहीं थे कि कांग्रेस का विभाजन हो जाए, लेकिन यह हो चुका। अब जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो क्या हुआ, शक्ति बंट गई। अब जैसे ही शक्ति बंट गई तो भारत में एक राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हो गया, भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता आ गई। अब कोई भी आंदोलन चलने लायक नहीं बचा। जो यह जो वैक्यूम है, यह वैक्यूम कब पटेगा, तो जब एनी बेसेंट सक्रिय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करेगी, जब तिलक महाराज मांडले जेल से आएंगे और इन दोनों के प्रयासों से 1916 में कांग्रेस एक होगा, फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट होगा, लखनऊ पैक्ट होगा, इसके बाद फिर यह राजनीतिक वैक्यूम जो है वो समाप्त होगा। तो जैसे ही राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हो गया तो इस राजनीतिक वैक्यूम को भरने के लिए भारत के राजनीति में एक नई विचारधारा का जन्म हो गया, जिसको कि हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। यह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है यह इसी वैक्यूम का नतीजा था जो कि राजनीतिक तौर पर भारत में प्रारंभ हो गया, भारत में स्थापित हो गया। तो इस वजह से इस नए आंदोलन का जन्म हो गया, इस नए विचारधारा का जन्म हो गया, जिसने कि लोगों को एक साथ लेकर के चलने की जगह, अभी तक क्या हो रहा था कांग्रेस में, गरमपंथियों का जो भी था वो क्या था
कि अहिंसात्मक रूप से हम विद्रोह करें, मतलब विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, लेकिन हिंसा जैसी कोई बात नहीं थी। अब यह जो नई विचारधारा आई, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, तो इस विचारधारा ने पिस्तौल और बम की राजनीति करनी प्रारंभ कर दी। इस विचारधारा ने लोगों को साथ लेके चलने की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत वीरता पर जोर दिया कि हम जितने भी बदनाम ब्रिटिशर्स हैं उनको गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारे जैसे और भी युवा तैयार हो जाएंगे, हमारे जैसे और भी युवा राजनीति में आएंगे, वो भी यही काम करेंगे और अंग्रेजों में एक दहशत का माहौल क्रिएट हो जाएगा और अंग्रेज जो है वह भारत छोड़ देंगे। तो इस तरह की घटनाएं भारत में प्रारंभ हुई। यहाँ तक क्लियर है? तो आज हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया। अब आगे के वीडियो में हम आगे इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को समझेंगे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद किस तरह से जन्म होता है और इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने अपना क्या क्या योगदान दिया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। अभी 2-3 दिन से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब चलिए उस चीज़ों का समाधान हो चुका है और फिर से वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए